वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपकी पूरी फिजिकल एजुकेशन की जो बुक रहने वाली है वो कवर करेंगे हम, और ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और साथ ही आप इसे जो है वन शॉट कह सकते हैं। वन शॉट में आपका जो है पूरा बुक हम डिस्कस करेंगे कि आपके ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और ये बड़े क्वेश्चंस जो आपके 3 नंबर वाले कह सकते हैं आप इसे, और जो है आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में आए जा सकते हैं। तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे, और यही क्वेश्चंस होंगे जो आपके जो एग्जाम है उसमें ज्यादातर चांस रहेंगे आपके ये क्वेश्चंस के आने के। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। इससे पहले हमने कई पेपर भी करवा रखे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको जो है लिंक प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। फिजिकल एजुकेशन के हमने जितने भी पेपर डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन है आपके, जैसे किशोर अवस्था के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किशोर अवस्था जो है उसकी समस्याओं को किस प्रकार हम समाधान कर सकते हैं। किशोर अवस्था कौन सी अवस्था होती है, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। जैसे विकास की जो अवस्थाएं होती है किसी भी मानव की, तो उसमें 0 से 5 रहता है, फिर आपका 12 से जो है 18 तक रहता है, फिर उसके बाद 18 से जो स्टार्ट होता है। तो ये कई अवस्थाएं हैं। उस अवस्था में किशोर अवस्था एक अवस्था है जो कि 12 वर्ष से ऊपर के जो है और 18 वर्ष करीब जो है इसके बीच के बारे में बताते हैं कि इनके बीच के क्या-क्या समस्या आती है। तो आप भी जब 12 से 18 वर्ष के होंगे तो आपके सामने कौन-कौन सी चुनौतियाँ आती थी, क्या-क्या समस्या आती थी वो पता होंगी, और उसका समाधान किस तरह से किया जाए। तो हम देखेंगे कि उनको जो है ऐसा जो है पर्यावरण दे, ताकि क्या है वे अपना जो है मतलब उचित पर्यावरण पर्यावरण उपलब्ध कराना। यानी आपको क्या है कि एक ऐसी व्यवस्था में रखना या ऐसा वातावरण प्रोवाइड करवाना जिससे आप जो है उनको जो है अच्छी चीज़ें समझ पाओ। अच्छी चीज़ें क्या है, बुरी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ों का पता हो आपको, ठीक है? तो उचित पर्यावरण जो है उपलब्ध करवाना, सही यौन शिक्षा देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ईयर के जो बच्चे रहते हैं, इनको इसकी नॉलेज नहीं होती है, तो बहुत उनको प्रॉब्लम होती है आगे चलकर। तो सही यौन शिक्षा देना, किशोरों के साथ को क्या है उचित व्यवहार करना, इससे भी क्या है इनकी जो समस्या है उनको जो हम निपटारा कर सकते हैं। किशोरों की विभिन्न रुचियाँ और बौद्धिक स्तरों पर जो है संतुष्ट करना है। इनमें देखना कि इनकी रुचियाँ जो है किस-किस में है, और उसके अनुसार जो है उनको कार्य देना, उनको जो है एक तरह से संतुष्ट करना। उचित धार्मिक और नैतिक शिक्षा देना, इनमें जो है नैतिक शिक्षा आपको पता होनी चाहिए कि आपकी नैतिक शिक्षाएँ क्या है, धार्मिक शिक्षा क्या है, व्यावहारिक शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, और किशोरों के लिए भावनात्मक प्रशिक्षण भी होना चाहिए। तो किशोर अवस्था की समस्या है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि इन बच्चों में ये समस्या होती है, मतलब समस्याओं का प्रबंध पूछा गया था, यानी इसका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है, कि किस तरह जो है जो किशोरों की जो समस्या है उसका हम समाधान कर सकते हैं। अच्छी शिक्षा आप लिख सकते हैं बहुत कम पॉइंट में अगर आपको लिखना हो। अच्छी शिक्षा देना, ऐसा वातावरण अच्छा जो है वातावरण देना। यहाँ पे शिक्षा जो है सही यौन शिक्षा देना आ गया। नैतिक जो भी शिक्षा है और धार्मिक शिक्षा है उनको देना, ठीक है? उनके साथ व्यवहार अच्छा करना, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर इसी को अगर हम इंग्लिश में देखें, मैनेज द प्रॉब्लम्स ऑफ जो है एडोलेंसेस। तो साइकोलॉजी इन्फॉर्मेशन हो गया आपका। प्रोवाइडिंग प्रॉपर जो है एनवायरनमेंट की बात हुई है यहाँ पे। प्रोवाइडिंग करेक्ट सेक्स एजुकेशन के बारे में, ठीक है? फेयर ट्रीटमेंट ऑफ जो है जुवेनिलिस, यहाँ पे आ जाएगा। सैटिस्फाइंग डिफरेंट इंटरेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल levels of teenagers to give proper religious and moral education, management of practical education and emotional training for teens। तो ये पॉइंट्स आप इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। मैंने कोई चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं लिए, ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कहीं से भी आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है? और जो इंपॉर्टेंट है बहुत। ट्रैकिंग के बारे में पूछा गया है, ट्रैकिंग के जो प्रकार है उनके बारे में, कि ट्रैकिंग के मैंने आपको 4 प्रकार पहले भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर आसान ट्रैकिंग आ जाता है पहला, दूसरा मध्यम ट्रैकिंग, तीसरा जो है विकट ट्रैकिंग आप इसे कह सकते हैं, कर्मठ है, या कठिन जो है ट्रैकिंग। 4 प्रकार की ट्रैकिंग के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया। आसान ट्रैकिंग वो होती है जिसमें क्या है कि कोई भी ये ज़्यादा ऊँचाई पे नहीं होता है, ठीक है? चढ़ाई वाले स्थानों पे जो है इस ये ट्रैकिंग जो है नहीं होती है। ये जो है नॉर्मली आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं वो, इसके लिए कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आसान ट्रैकिंग। आसान ट्रैकिंग के बाद आता है मध्यम ट्रैकिंग। इसमें जो है थोड़ी-सी देखेंगे तो मध्यम ट्रैकिंग पर जो है चढ़ाई करना आसान जो आपकी ट्रैकिंग है, ठीक है? यहाँ पे आसान ट्रैकों की अपेक्षा जो है ट्रैकिंग की अपेक्षा देखेंगे तो वो कठिन और चुनौतीपूर्ण है। यहाँ पे देखेंगे जो आसान वाला ट्रैकिंग है उससे थोड़ा-सा ये मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर आप देखेंगे
कि इसमें बताया गया कि इस ट्रैकिंग के लिए प्रतिभागी को अपेक्षाकृत अधिक शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होगी और ये ट्रैकिंग जो है थोड़ी सी ऊंचाई वाले स्थानों पर आयोजित की जाती है। इसके बाद आता है विकट ट्रैकिंग। इसके अंदर जो है विकट या कर्मठ ट्रैकिंग जो रहता है, इसके अंदर अत्यधिक शारीरिक प्रयासों तथा दृढ़ता की आवश्यकता पड़ती है। इसमें जो आप देखेंगे तो 50 मीटर की ऊंचाई या उससे ऊपर की ऊंचाई पर जो है इसको आयोजित किया जाता है। इसमें कुछ खड़ी चढ़ाइयां भी शामिल होती है, जैसे पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है तो इसमें क्या होता है कि सीधा रहता है खड़ी चढ़ाई, इसके ऊपर आपको चढ़ना होता है। आगे देखिए जो कठिन ट्रैकिंग है, ये सबसे कठिन माना जाता है। इस प्रकार की जो ट्रैकिंग है इसमें ऐसे व्यक्ति को ही करना चाहिए, यहाँ पे बोला गया, जो क्या हो, अनुभवी हो, जिनको एक्सपीरियंस हो, और जो है ये अधिक ऊंचाई वाली खड़ी चढ़ाइयों पर ये की जाती है, क्योंकि इस प्रकार की ट्रैकिंग में जो है एक महीने से भी अधिक का समय लग जाता है। इसलिए जो ट्रैकिंग होती है, ये आपकी जो है शारीरिक जो भी और मानसिक शक्ति है, उसकी बहुत ज्यादा इसमें आवश्यकता पड़ती है। तो ये ट्रैकिंग के बारे में आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैकिंग, तो कई प्रकार के हैं, जैसे इजी ट्रैकिंग हो गया, जो है मॉडरेट हो गया, डिलीगेंट एंड जो है ग्रिलिंग ट्रैकिंग हो गया आपका यहाँ पे, और डिफिकल्ट ट्रैकिंग हो गया। तो ये 4 प्रकार है। सबसे पहला है इजी ट्रैकिंग। इट डज नॉट इन्वॉल्व क्लाइंबिंग वेरी हाई प्लेस। सच ट्रैक commonly found in all mountains range. This type of trekking is typically done by one such individual who has no experience of trekking. Second आपका आता है moderate trekking के बारे में। तो climbing on moderate trekking is a bit difficult and challenging as compared to easy trek. ठीक है, easy जो है आपका trekking, this trekking requires a relevantly, ठीक है, high physical strength of the participant. This trekking is conducted at place of जो है slight evolution. आगे देखेंगे तीसरा है diligent and grueling ट्रैकिंग। तो जो है diligent और grueling जो ट्रेनिंग है requires a lot of physical effort and जो है persistence. This type of trekking is usually conducted at an altitude of 50 meter or more. There are some steep climbs involved as well. Difficult आपका फोर्थ है, जो कि this type of trekking is done by जो है courageous and experienced mountaineers on steep climbs on high altitude. Since this type of trekking takes more than a month, the trekker needs a lot of physical and mental strength and perseverance. तो ये आपका हो जाएगा ट्रैकिंग के बारे में, ट्रैकिंग के जो टाइप्स है उसके बारे में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इन क्वेश्चनों को देख के जरूर जाना है आपको, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको पहले भी करवाया। ऐसे पेशेवरों की भूमिका का वर्णन करना है जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके साथ काम करते हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उनमें काम करने वाले बहुत है, जैसे विद्यालय परामर्शदाता आ गया सबसे पहला आपका। इसके बाद जो है व्यावसायिक चिकित्सक रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए भौतिक चिकित्सक है, फिर इसके बाद जो है वॉक चिकित्सक भी है, विशेष शिक्षक भी है इसमें, और फिर शारीरिक शिक्षा शिक्षक है। ये है वैसे जो है शिक्षक, इनको इसी फील्ड में तैयार किया जाता है, जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके साथ ये काम करते हैं। तो विद्यालय परामर्शदाता किस प्रकार करते हैं ये, तो ये ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो प्राथमिक हो गया, माध्यमिक हो गया और उच्च माध्यमिक जो विद्यालय है उसमें जो भी विशेष आवश्यकता वाले जो छात्र होते हैं ये उनके साथ काम करते हैं, ठीक है। और ताकि वह ये सुनिश्चित कर सके कि उनके पास जो शिक्षा का व्यक्तिगत व सामाजिक विकास और करियर विकास क्षेत्रों में अपनी उच्चतम क्षमता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सेवाएं हो। इसे विशेष शिक्षा कक्षाओं में व्यक्तिगत परामर्श, सामूहिक परामर्श, साथ ही जो है नियमित कक्षाएं जो चलती है उसमें सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और शारीरिक अक्षमता वाले छात्रों के साथ ये जो है काम पूरा किया जाता है। व्यावसायिक चिकित्सा के अंदर ये आ जाएगा, इनको खाना खाना, ठीक है, खाना खाने, कपड़े पहनने, नहाने, स्वयं को संवारने, इन चीजों में ये मदद करते हैं। वह खेल में भाग लेना है, किस तरह से विचार विमर्श करना है, ठीक है, उनमें बच्चों की सहायता करते हैं। और वह बच्चों की नियमित रूप से स्कूल में सामंजस्य स्थापित करने में भी मदद करते हैं। तो ये हो गया व्यावसायिक चिकित्सक। भौतिक चिकित्सक कौन होता है, तो भौतिक चिकित्सक को शारीरिक गतिविधियों और शारीरिक चुनौतियों पर काबू पानी करने के लिए जो है आकलन एवं उपचार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। भौतिक चिकित्सक जो है वो क्या है, एक तो शारीरिक गतिविधि और शारीरिक जो भी चुनौतियां है उसके ऊपर काबू कैसे पाना है और उनका आकलन करना और उपचार करने के बारे में जो है इनको प्रशिक्षित किया जाता है इनके द्वारा।
और संतुलन कैसे बैठाना उसके बारे में, चलने में समन्वय आदि ये सारी चीजें ये करते हैं। वे बच्चों की स्वतंत्रता और गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के तरीके भी खोजते रहते हैं और भौतिक जो कि चिकित्सक रहते हैं वो विशेष उपकरण के बारे में भी वो सिफारिश कर सकते हैं। इनके पास ये रहता है और वह क्रियात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने और उनकी जरूरतों के अनुसार जो है प्रत्येक बच्चों के लिए जो है जो व्यायाम है उसकी योजना तैयार करते हैं। वॉक चिकित्सक है, ये तो वॉक चिकित्सक से आप समझ रहे होंगे, भाषण चिकित्सक। ये एक प्रशिक्षित जो है मेडिकल प्रोफेशनल होता है जो बच्चों को कई तरह से मौखिक विकारों से, मौखिक विकार मतलब होता है मौखिक संबंधी जो भी समस्या रहती है उसके बारे में, कि निगलने में परेशानी हो गया, गामक कौशल, भाषण समस्या, संज्ञानात्मक भाषा स्थिति और भाषा में मदद करते हैं। विशेष शिक्षक जो है, विशेष शिक्षक वह होता है जो उन बच्चों के युवा जो उन बच्चों और युवाओं के साथ काम करते हैं जो ज्यादा गंभीर जो है हालात में हो, जो गंभीर संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और क्रियाओं का सर्जन भी करता है तथा उन्हें लागू भी करता है। तो यह है विशेष शिक्षक। एंड आपका लास्ट रहता है शारीरिक शिक्षा शिक्षक। ये जो है शारीरिक शिक्षा के शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऐसी शारीरिक क्रिया उपलब्ध कराते हैं जो उनके दबाव हो गए, तनाव, चिंता, कार्यक्रम, संज्ञानात्मक कार्य हो गए और शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करने के लिए बहुत प्रगतिशील भूमिका ये निभाते हैं। सामाजिक कौशल और सहयोगी समूह कार्यों को जो है शारीरिक शिक्षा की अलग अलग क्रियाओं द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ये ऐसे पेशेवरों की हमें भूमिका करनी थी, भूमिका का वर्णन करना था जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके साथ काम करते हैं। इसी को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें, क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ प्रोफेशनल हु वर्क विद द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। स्कूल काउंसलर किस प्रकार से, स्कूल काउंसलर आर स्पेशलिस्ट हु वर्क विद स्टूडेंट विद स्पेशल नीड इन एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल एंड सीनियर स्कूल्स in order to ensure that they have the service they need to achieve their highest potential in the areas of education, personal and social development and career development. This may include individual counseling in special education, classroom group counseling as well as social accomplished by working with students with emotional, behavioral and physical disabilities. ये आपका पहला हो गया स्कूल काउंसलर के बारे में। दूसरा है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, किस प्रकार से मदद करता है, क्या भूमिका रहती है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइन मोटर स्किल लाइक ईटिंग, ड्रेसिंग, जो है बाथिंग, ग्रूमिंग, थीम लिप्स, etc. It helps children to participate in play and interact with others. He also help the children adjust to school regularly. And आपका थर्ड है फिजिकल थेरेपिस्ट। फिजिकल थेरेपिस्ट is trained to assess and treat physical activities and overcoming physical challenges like coordination in balancing and walking, etc. They find ways to encourage with child independence and mobility. Physical therapist can also help make recommendation for special equipment. He designs a special exercise plan for each child to promote functional activities and according to their needs. आगे है फोर्थ स्पेशल थेरेपिस्ट। स्पेशल थेरेपिस्ट इज अ ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल। दे हेल्प चिल्ड्रन विद अ वैरायटी ऑफ oral disorders such as swallowing difficulties, motor skill, speech problem, ठीक है, cognitive, linguistic and जो है condition and language। ये आपका आ जाएगा स्पेशल टीचर। स्पेशल टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर ही who work with children and young people. It also creates and implements curriculum and activities to address जो है serve cognitive, emotional and physical disabilities. लास्ट है आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर। फिजिकल एजुकेशन टीचर प्रोवाइड सच फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स which play a very progressive role in their stress, tension, anxiety and programs to improve cognitive functions and academic performance. Is social skill and collaborative teamwork can be engaged through individual physical education activities. तो ये हो जाएगा आपका इंग्लिश मीडियम में कि किस प्रकार जो है डिस्क्राइब करना है द रोल ऑफ प्रोफेशनल हु वर्क विद चिल्ड्रन हु नीड स्पेशल नीड्स, ठीक है, हु विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। आगे हम देखिए क्वेश्चन है आपका वृद्धि और विकास में अंतर पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। वृद्धि के बारे में जो है, जैसे वृद्धि हमें दिखाई देती है
लेकिन विकास हमें दिखाई नहीं देता। जैसे वृद्धि क्या हो गया, वजन हो गया आपका, ठीक है? वजन हो गया, इसे आप मात्रा कह सकते हैं। इसमें आप कह सकते हैं आकार हो गया आपका। तो इन चीज़ों के रूप में हम क्या करते हैं, वृद्धि को हम जो है दिखाते हैं, लेकिन वही विकास हो गया तो उसको हम क्या है कि आप देखेंगे आपका जो है दिमाग जो है वो पहले से ज़्यादा खुल गया है। मतलब आप पहले से ज़्यादा अच्छा सोचने लग गए हैं, ठीक है? आपकी सोच अच्छी हो गई। सोच अच्छी का मतलब है आप समझने लगे, बातों को बहुत जल्दी जो है कैच कर लेते हैं। जो भी आप पढ़ते हैं, आप बहुत जल्दी जो है उसे याद कर लेते हैं। तो ये क्या है, विकास है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे वृद्धि में, वृद्धि नात्मक है। वृद्धि में शरीर के अंग जैसे दिमाग आदि की ऊंचाई, भार, आकार व रूप शामिल है। वृद्धि मापने योग्य है, यानी वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे वजन कितना है, मापा जा सकता है। मात्रा कितनी है, आकार कैसा है, ये मापा जा सकता है। वृद्धि एक सीमित अवधि अर्थात एक विशेष आयु तक होती है। ये भी आप देखेंगे वृद्धि एक बहुत सीमित टाइम के लिए होती है। जैसे आप किसी व्यक्ति की 100 साल उम्र है, तो एक जब से जन्म लिया उसने, तब से उसका जो मान लीजिए वो जो है 20-25 साल तक जो है बढ़ता है नॉर्मली उसका सब कुछ। फिर उसके बाद से देखेंगे तो वो जो है वृद्धि नहीं होती है उसमें, ठीक है? ये चीज़ हो गया। विकास आगे हम देखें, वृद्धि व्यक्तित्व के पहलू के बारे में परंतु सीमित विस्तार तक बताती है। विकास के बारे में देखें तो विकास गुणात्मक के साथ-साथ परिणात्मक भी होता है। विकास में शारीरिक बदलावों के साथ-साथ सामाजिक व भावनात्मक बदलाव भी शामिल है। विकास केवल परिपक्व व्यवहार द्वारा जो है देखा जा सकता है। यह अप्रत्यक्ष है, ठीक है? विकास मृत्यु तक होता रहता है और विकास व्यक्तित्व के सभी पक्षों के साथ संबंध रखता है व इसका विस्तार विशाल है। इसके बारे में आप इतना ऐसा लिखे, विकास जो है हमें वो एक ये देखिए जो वृद्धि है वो होती है आपकी कि इसको आप माप सकते हैं, लेकिन विकास को आप माप नहीं सकते। यहाँ पे विकास आपको पता नहीं चलेगा आपका हो रहा है, इसके अंदर आपके सामाजिक विकास भी हो सकते हैं, ठीक है? जो भी बदलाव रहते हैं आपके शारीरिक बदलाव हो गए, जैसे आपका जो है दिमाग पहले से तेज हो गया तो ये क्या है, विकास हुआ आपका, ठीक है? व्यवहार के बारे में जो है उससे पता कर सकते हैं हम इनका विकास हुआ है, ठीक है? और विकास जो है मृत्यु तक होता रहता है, लेकिन जो आप वृद्धि देखते हो वो मृत्यु तक नहीं, बहुत सीमित टाइम के लिए बताया गया है यहाँ पे। इंग्लिश मीडियम में देखिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ग्रोथ के बारे में बताया गया है। जैसे ग्रोथ जो है वो क्वांटिटिव है, ठीक है? ग्रोथ इंक्लूड्स हाइट, वेट, साइज एंड शेप ऑफ बॉडी पार्ट्स लाइक ब्रेन ईटीसी। ग्रोथ इज जो है मेजरेबल एंड विजिबल, जो हमें दिखता है ग्रोथ होते हुए। ग्रोथ टेक प्लेस ओवर अ लिमिटेड पीरियड आई up to particular age, and growth describes one aspect of personality but is limited detail। यहाँ पे देखिए ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में देखिए तो डेवलपमेंट इज क्वालिटिव as well as quantitative। Development includes physical change as well as social and emotional changes, ठीक है? इसके साथ फिजिकल के साथ साथ क्या होता है, इमोशनल चेंज भी होते हैं। डेवलपमेंट कैन बी सीन ओनली थ्रू जो है मैच्योर बिहेवियर एंड इट इज इनडायरेक्ट। ग्रोथ जो है यहाँ पे आप इसे जो है डेवलपमेंट लिखिए, यहाँ पे ग्रोथ लिख गया है, ठीक है? डेवलपमेंट कंटिन्यूज टिल डेथ, यानी डेथ होने तक जो है ये चलता रहता है। डेवलपमेंट डील्स विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड इट्स स्कोप इज वेस्ट, ठीक है? वो तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन जो है आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका ट्रैकिंग करते समय हमें क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो ट्रैक पे जैसे आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो उस समय ये देखिए मैं ऐसे लगा बना के दिखाता हूँ आपको कुछ, ठीक है? यहाँ पे जैसे पहाड़ है, आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय में ना जाए क्योंकि आपको ऊँचाई पे चढ़ना है, कि बारिश हो रहा हो, ठीक है? यानी मौसम खराब हो। मौसम खराब होगा तो जो है अगर आप खराब बरसात के मौसम में करेंगे तो कभी भी बिजली गिरने का डर जो है लगा रहता है, क्योंकि आप जो है ये भी कोशिश करना है कि आप शिखर पे तो हो ही ना, क्योंकि बिजली गिरती है तो डायरेक्ट आपके शरीर पे गिर सकती है। इससे ये एक तो ये बोला गया है सावधानी रखने के लिए। आगे देखिए तो हमें क्या है कि हमें जो भी सामान है, हमारे जो भी आवश्यक सामग्री है, जैसे पानी हो गया, माचिस, भोजन सामग्री, रस्सी इत्यादि के साथ जो हमें फुल जो हमारे जो अपने इक्विपमेंट है उसको लेकर जाना है। ट्रैकिंग पर जाते समय जो है पहले गंतव्य स्थान जो है जहाँ पे हमें पहुँचना है उसके बारे में मौसम की रिपोर्ट हमें देखना ज़रूरी है, और खराब मौसम में वातावरण में हमें ट्रैकिंग करने के लिए मना किया गया है। कीटों से बचने के लिए पूरी बाजू की कमीज तथा पूरी पैंट पहनने के लिए बोला गया है। जो भी कीड़े होते हैं वो हमें ना काटे, इसके लिए पूरे कपड़े हमें पहनने के लिए बोला गया है, ठीक है? आगे देखिए हम पैरों में जो है उचित जूते पहनने के लिए बोला गया है, जो ऐसे जूते हो जो फिसलना नहीं चाहिए, ठीक है? जो ऐसे जूते जो फिसले नहीं, क्योंकि ट्रैकिंग करना है आपको तो ये हो जाएगा। ट्रैकिंग करते समय
पत्ते हुए फूल नहीं खाना आपको, ये जहरीले हो सकते हैं। और हृदय तथा फेफड़ों से संबंधित जो भी बीमारी वाले व्यक्ति है, उनको ट्रैकिंग पर जाने से मना किया जाना चाहिए, ये कहा गया है। तो ये सावधानियां हैं। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हाट प्रिकॉशंस should be taken while trekking to not trekking in rainy season. Do not stop at the summit during lighting. Carrying essential material like water, matches, and food items, rope, etc. View the weather report of that destination before starting trekking. Do not trekking in bad weather and environment. Wearing full sleeve shirt and full pant to avoid insects. यहाँ पे देखिए, wearing proper shoes in the feet which do not slip. Do not eat leaf and flowers while जो है trekking. दिस कैन बी जो है पॉइजनस। आगे देखिए, लास्ट पॉइंट है आपका, पीपल विद डिजीजेस रिलेटेड टू हार्ट एंड लंग्स शुड नॉट गो फॉर ट्रैकिंग। तो ये आपका आ जाएगा ट्रैकिंग के बारे में क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा मैंने। स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के विभिन्न घटक क्या क्या, स्वास्थ्य के लिए जो है उसके घटक के बारे में पूछा गया। तो शरीर की संरचना और संयोजन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। हृदय के बारे में हो गया, लचक हो गया, मांसपेशीय सहन क्षमता हो गया, और मांसपेशीय शक्ति हो गया। ये चीजें बताई गई है आपके जो है घटक, स्वास्थ्य संबंधी जो पुष्टि है उसके घटक। तो शरीर की संरचना देखे तो इसका अर्थ शरीर के भार में वसा मुक्ति मात्रा से है। यह एक जाना पहचाना तथ्य है कि शरीर में कुल भार में शरीर की वसा का वसा का मतलब होता है आपकी एक तरह से चर्बी जो है, ठीक है, जो आपका ओरिजिनल फैट है वो नहीं है, चर्बी आपके शरीर में बढ़ी हुई है। तो उच्च प्रतिशत हानिकारक होता है, यानी ज्यादा जो मोटापा है या चर्बी है उसको हानिकारक बताया जा रहा है। ये स्थूलता की ओर अग्रसर करता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है युवा पुरुष देखे या स्त्री देखे, उनके शरीर की वसा का सामान्य प्रतिशत जो है 15/25 से अधिक मना किया गया है, ये नहीं होना चाहिए। व्यक्तियों द्वारा जो है शरीर की संरचना और संयोजन को मापने के लिए विभिन्न विधियां है, जैसे पानी के अंदर भार मापना, ठीक है, स्किन फोल्ड मापन या एंथ्रोपोमेट्रिक मापन आदि का प्रयोग जो है उसको किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के लिए एक व्यक्ति को आदर्श शरीर में वसा का प्रतिशत का ख्याल रखना चाहिए। ये चीजें आ जाएगा। हृदय के बारे में देखिए हम, तो श्वसन सहन क्षमता या हृदय, ठीक है, या हृदय, तो यहाँ पे श्वसन संस्थान की अधिक कार्य संबंधी क्षमता है, जो मांसपेशीय समूह को अधिक समय तक जो है शारीरिक क्रिया का जो है क्रिया या कार्य जारी रखती है। ये आपका आएगा हृदय का। लचक जैसे बोला जाता है आपके शरीर में कितनी लचक है, ठीक है, उस तरह से आपको समझना है कि स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के लचक का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, एक घटक है इसका। यह जोड़ों की गति जो है उसकी क्षमता है। दैनिक जीवन में लचक सभी के लिए आवश्यक है। इसको सक्रिय लचक व असक्रिय लचक में बांटा जाता है। सक्रिय लचक को जो है पुनः स्थिर लचक व गतिशील लचक में भी वर्गीकृत किया जाता है। मांसपेशीय सहन क्षमता, मांसपेशीय सहन क्षमता एक मांसपेशी या मांसपेशीय समूह द्वारा अधिकतम समय तक संकुचन जारी रखने या फिर किसी शक्ति के विरुद्ध बार-बार मांसपेशीय लचक में वर्गीकृत किया जा सकता है। मांसपेशीय सहन क्षमता, आपने कोई जो है बहुत ज्यादा वजन उठा रखा है, ठीक है, तो ये क्या है, आपकी सहन क्षमता है। लेकिन मांसपेशीय शक्ति क्या है, मांसपेशीय शक्ति की अधिकतम मात्रा है जिसको एक मांसपेशीय या मांसपेशीय समूह द्वारा एक संकुचन के दौरान किसी प्रतिरोध के विरुद्ध लगाई जा सकती है, ठीक है, लगाई जाती है। तो आप किसी सामान को धक्का दे रहे या दीवार को आप धक्का दे रहे, तो इसमें क्या आ रहा है, आपका मांसपेशीय शक्ति। तो ये आपका हो जाएगा। आगे हम आते हैं, इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, बॉडी कॉम्बिनेशन, और ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इट मीन द अमाउंट जो है यहाँ पे आप देखेंगे इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ तक। इसे आप इंग्लिश मीडियम में ज्यादातर बच्चे ऐसे देखिए, इसको पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। आगे देखिए, कार्डियो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, तो ये आपका जो है ये आ जाएगा कार्डियो के बारे में। फिर हम देखें आगे, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात की गई है। फिर जो है मस्कुलर एंडोरेंस के बारे में बात की गई है, और मस्कुलर स्ट्रेंथ के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इनको पढ़ के एक बार जरूर जाना आपको एग्जाम देने के लिए, बहुत अच्छा जाएगा एग्जाम अगर आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख लेते हैं और पढ़ के ही चले जाते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन देखते ही कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, वहां पे आप लिख ही पाएंगे। खेल प्रशिक्षण के बारे में बोला गया कि होता क्या है। खेल प्रशिक्षण का मतलब होता है कि आप गेम से पहले एक तैयारी करते हैं ना, टूर्नामेंट कोई होता है तो उससे पहले आप क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, ठीक है।
तो उससे आप कह सकते हैं कि ये प्रशिक्षण है, ठीक है? उच्चतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने की एक जटिल प्रक्रिया है। ये सारी प्रक्रिया के द्वारा खेल प्रशिक्षण की सहायता से खिलाड़ी के जो स्तर है उसको सुधारा जाता है। तो आप भी देखेंगे, आप जो है बहुत सा प्रैक्टिस करते होंगे, कोई भी गेम है, उस मेन गेम से पहले आप कई बार जो है रोज़ प्रैक्टिस करते होंगे। तो ये क्या है? ये प्रशिक्षण है। इसकी विशिष्टता के सिद्धांत तथा प्रगतिशीलता के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। तो विशिष्टता का सिद्धांत क्या है? कि यह सिद्धांत ये बताता है कि भार खिलाड़ी को उसकी योग्यता, विशिष्टता का ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। यानी यहाँ पे जो बोला गया है, जो भी आप जैसे कोई तैयारी कर रहा है गेम्स की, ठीक है? तो आपको बोला गया है कि काम उतना ही देना आपको, कि या उतनी प्रैक्टिस करवानी है जितना आप कर सको, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो प्रशिक्षण भार को खिलाड़ी की विशेष कमियों को देखते हुए दिया जाना चाहिए। और उसकी कमियाँ भी देखनी चाहिए हमें, उसके अंदर कमियाँ क्या है तो उसको ख्याल रख के हमें जो है वो देनी चाहिए। यदि खिलाड़ी की गामा की योग्यताओं में कमी है तो कम योग्यता वाले कारकों को ट्रेनिंग भार में विशेष रूप से दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार नौसिखिए हो गए और उच्च स्तर के खिलाड़ियों के लिए जो प्रशिक्षण होता है, भार उनकी योग्यता के आधार पर दिया जाना चाहिए। मतलब एक आप जानते होंगे, जो अच्छा कर सकता है उसको और ज़्यादा मेहनत करवाना, ठीक है? मतलब अच्छा नहीं कर सकता मतलब वो कर सकता है, उसके पास है योग्यता, तो उसको ठीक है धीरे-धीरे आगे ले जाना। जो बिल्कुल अभी-अभी आया उसके अनुसार देंगे हम कि आपने कितना सीखा है, क्या किया है, ठीक है? तो या कितना कर पाते हैं आप, तो उसके अनुसार। प्रशिक्षण की प्रगतिशील शिथिल जो सिद्धांत, इसमें आप समझिए एक चीज़ बोल रहा है इसमें कि आपको क्या करना है, कितना आपको भार दिया जाए, कितना उठाना है, वो आपकी योग्यता के अनुसार दिया जाएगा। आपके अंदर जो भी कमियाँ हैं, उन चीज़ों को देखते हुए दिया जाएगा। लेकिन जो दूसरा वाला है वो कहता है कि आपको देना तो है, ठीक है आपके लेकिन आपको आगे भी बढ़ाना है। तो धीरे-धीरे, धीरे जैसे आप 5 किलो पहले उठाते थे, 10 किलो, 15 किलो, फिर 20 किलो, ठीक है? तो ऐसे करते-करते जो है आपको आपकी जो प्रगतिशीलता है उसको बढ़ाना है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है कौशल्य में प्रगति या उच्च स्तर लाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण भार में वृद्धि करते रहना चाहिए और खिलाड़ी जब एक निश्चित भार में अनुकूलता प्राप्त कर ले, तो फिर जो है उसे प्रशिक्षण भार बढ़ा देना चाहिए। ठीक है? जैसे उसने 15 प्राप्त कर लिया तो फिर 20। इस आधार पर दिए गए प्रशिक्षण में से कौशल्य सीखने में प्रगति होती है। कौशल्य प्रदर्शन क्षमता में वृद्धि होती है तथा क्षमता का स्थायीकरण होता है। प्रत्येक खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बढ़ाने की इच्छा रखता है। अपनी इस इच्छा पूर्ति के लिए उसे समय-समय पर प्रशिक्षण भार भार को बढ़ाते रहना चाहिए और प्रशिक्षण भार को निम्न 2 भागों में बाँटा जाता है, एक रेखीय और एक चरण विधि। ये आपका हो गया हिंदी मीडियम में। इंग्लिश में देखिए, यहाँ पे बोला गया डिफाइन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड द प्रिंसिपल ऑफ जो है प्रीडाइजेशन इन डिटेल। तो यहाँ पे आंसर आप देखेंगे स्पोर्ट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग आप जिसे कहेंगे जो आप गेम से पहले करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग ऑफ प्रीपेयरिंग स्पोर्ट पर्सन द for higher performance through this whole process and with the help of sport training the level of player is improved। यहाँ पे आपके कोई यहाँ पे सिद्धांत दिए हुए जैसे प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ लोड द प्रिंसिपल, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया स्टेट दैट द ट्रेनिंग लोड शुड बी गिवन टू द एथलीट कीपिंग इन माइंड हिज एबिलिटी एंड स्पेशलिटी, ठीक है? If this is not done then the training load should be given जो है considering the specific deficiencies of the player। तो यहाँ पे चीजें बोली गई है। दूसरा हम देखें प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ ट्रेनिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल in order to bring process or higher level in action skill the training load should be increased for time to time and when the player gets adapted to a certain load they then again the training should be increased। ठीक है? तो increased के बारे में यहाँ पे बोला गया है। आगे हम देखते हैं इनके, अब जैसा कि आप यहाँ पे आगे पढ़ सकते हैं, इनके दो वो भी है यहाँ पे बताए हुए हैं, जैसे लाइनर मेथड और स्टेप मेथड। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं हम। यहाँ पे बोला गया अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक के बारे में कि उनके कार्य क्या है। तो ओआईसी, ठीक है? ओआईसी सॉरी अंतरराष्ट्रीय आईओसी है। मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। आईओसी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है? या आप जो है कमेटी बोलते हैं इसे जो है, और इंग्लिश में इसका वो चेंज हो जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, यहाँ पे समिति आ गया, जैसे कमेटी भी बोल सकते हैं।
ओलंपिक खेलों के आयोजन का जो भी स्थल है उसका निर्णय करना, यानी ओलंपिक का जो खेल है वो होगा कहाँ पे, कौन से देश में होगा, किस जगह पे होना, ये चीजें तय करती है आईओसी। ठीक है, ओलंपिक जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्य पूछे गए तो उसमें है ये। खेल कार्यक्रम के संयोजन और खेलों में जो है मेजबान देशों का चुनाव, मतलब कौन-कौन से देश जो है इसके अंदर आएँगे, कौन-कौन उनका चुनाव करना, ये यही करते हैं और नए सदस्य कौन ऐड होंगे, ये इनका काम है। आगे देखिए प्रतियोगिता के लिए मौलिक नियमों का जो भी नियम है, उसके बारे में जो है समिति के द्वारा जो है किया जाना, जो नियम है उसका निर्धारण करना, खेल संस्थाओं को बढ़ावा देना तथा उनकी सहायता करना, खेलों में जो है नैतिकता के साथ-साथ खेलों के माध्यम से युवाओं को शिक्षा भी जो है प्रदान करने में सहायता तथा प्रोत्साहित करना, ये काम है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो है खिलाड़ियों के सामाजिक और व्यवसाय के भविष्य कल्याण जो प्रयास है उसको बढ़ावा देना, ओलंपिक जो भी आंदोलन है उसको प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव या पक्षपात के विरुद्ध जो है कार्रवाई करना इनका काम है। खेल-कूद के साथ संस्कृति और शिक्षा को संयुक्त करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करना और खेलों के सभी स्तरों पर जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनकी सहायता तथा प्रोत्साहित करना। ये इनका काम है। आप मेन 2-4 काम याद रख लीजिए इनके क्या-क्या काम है। एक तो चुनना कि भाई कि कहाँ पे होगा गेम, ठीक है? कौन से देश में आयोजन होगा, कितने देश शामिल होंगे इस गेम में और कौन-कौन से नए देश इसके अंदर आएँगे। जो भी संस्थाएँ हैं, जो खेल संस्थाएँ हैं, उनको बढ़ावा देना, उनको सहायता प्रदान करना। इसमें ये भी देखना कि महिला को क्या है कि आगे बढ़ाना और उनको प्रोत्साहित करना, ठीक है? साथ-साथ क्या है खेलों में नैतिकता के साथ-साथ जो है युवाओं को क्या है शिक्षा भी देना, ये भी कहा गया है, तो ये आप लिख सकते हैं। Describe the main function of roles of the International Olympic Committee. The functions or roles of the International Olympic Committee are as follow: deciding the venue of the Olympic Games, ठीक है, coordinating sporting events and electing host countries for the games as well as electing new members. ठीक है, आगे देखिए हम द बेसिक रूल्स ऑफ कंपटीशन आर आल्सो डिटरमाइंड बाय दिस कमिटी, प्रोमोटिंग एंड हेल्पिंग स्पोर्ट्स जो इंस्टीट्यूट्स है उसके बारे में बोला गया, इंस्टीट्यूशंस हेल्पिंग एंड एनकरेजिंग द एजुकेशन ऑफ यूथ थ्रू स्पोर्ट अलोंग विद एथिक्स इन स्पोर्ट, ये हो जाएगा आपका। प्रोमोटिंग सोशल एंड बिजनेस फ्यूचर एंड वेलफेयर एफर्ट स्पोर्ट पर्सन बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन टू टेक एक्शन अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और favoritism affecting the Olympic movement, to encourage effort to combine culture and education with sports and to support and encourage the advancement, ठीक है, advancement of women at all level of sports। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में डिस्क्राइब करना था जो है मेन फंक्शन जो है आपका क्या रोल रहता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। आगे देखिए यौगिक क्रिया के बारे में बोला गया, तो यौगिक क्रिया वाला मैंने आपको चित्र भी करवाया था जिसमें चित्र बने हुए थे साइड साइड में और यौगिक क्रिया करते हुए जो है यहाँ पे दिखाया था। ठीक है, इसको षटकर्म के नाम से भी जाना जाता है, आपका जो है षटकर्म जो है लिखा रहता है तो इसके नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपने पढ़ा होगा यौगिक क्रिया से होता क्या है पूछा गया है और है क्या ये। तो यौगिक क्रिया के अंदर 6 क्रिया है, जैसे मनुष्य के जो शरीर है उसके शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, इसके माध्यम से मानव के स्वास्थ्य में जो है सुधार आता है, आंतरिक रूप से शुद्धिकरण होता है। इन क्रियाओं का संचालन किसी अनुभवी व्यक्ति की देखरेख में ही करना चाहिए। यौगिक क्रिया के लाभ और महत्व क्या है, तो शरीर देखिए शरीर को फायदा देता है, किस तरह से षटकर्म को करने से जो है मनुष्य के शरीर की जो है शुद्धि होती है और मुख्य अंगों को जो है सक्रिय ये बनाते हैं, शरीर के शुद्धिकरण में बहुत लाभकारी होते हैं, मनुष्य के जो मस्तिष्क के शुद्धिकरण में ये भी सहायक होते हैं, विभिन्न अंगों के विक्षहरण में मदद करते हैं। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा, विभिन्न अंगों की कार्य क्षमता में वृद्धि में सहायक होते हैं और रक्त संचालन बेहतर करते हैं। तो षटकर्म आपसे पूछा जा सकता है या यौगिक क्रिया क्या है और उसके लाभ क्या है। आगे देखिए इसी को इंग्लिश मीडियम में, व्हाट इज कंपाउंड वर्क एंड डिस्क्राइब इट्स बेनिफिट एंड इंपॉर्टेंस। तो यौगिक क्रिया शुद्धि क्रिया इन विच द एंटायर ह्यूमन बॉडी इज प्यूरिफाइड थ्रू सिक्स एक्शन, थ्रू दिस ह्यूमन हेल्थ improves and purification takes place internally, and these activities should be conducted only under the supervision of an experienced person। benefits क्या क्या है इनके, तो benefits and importance of compound actions performing जो है यहाँ पे षटकर्मा strengthness यहाँ पे देखिए the human body and make the main और organs active
It is beneficial in the purification of the body. It is helpful in the purification of human brain. ठीक है, help to जो है detoxification of various organs and it help in जो है increasing the efficiency of various organs. Blood circulation is better. तो ये इसके आपके जो है लाभ है, इनके इंपॉर्टेंस बेनिफिट्स है। आगे हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य के महत्व का वर्णन करना है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो उसका क्या महत्व है? देखिए आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आयु में दीर्घ वृद्धि, यानी आपकी आयु जो है वो आप बूढ़े क्या होंगे धीरे-धीरे होंगे। तो इससे क्या है, इससे आयु में दीर्घ जो है वृद्धि होती है। इससे व्यक्ति की जो बूढ़ा होने की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है तथा बूढ़े व्यक्ति की शक्तिशाली और स्वस्थ बने रहने में सहायता ये मिलती है इसको करने से। स्वास्थ्य के महत्व में दूसरा पॉइंट है ऊर्जा के स्तर में वृद्धि। इससे शरीर में ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है। एक स्वस्थ जीवन शैली वाला व्यक्ति के शक्तिशाली और स्वस्थ बने रहने के में ये सहायता मिलती है। अवसाद को कम करने में सहायक। एक स्वस्थ जीवन शैली व्यक्ति जो रहता है वो शरीर को स्वरूप शरीर की मनोदशा को नियमित करने वाले अंतःस्राव यानी हार्मोन के स्तर में जो है वृद्धि होती है, जिससे यह अवसाद को कम करता है। आगे देखिए शारीरिक पुष्टि के स्तर में वृद्धि। इससे पेशियों के बेहतर समन्वय और सहायता मिलती है, जिससे जीवन और अधिक सरल बन जाता है। आत्मविश्वास इससे बढ़ता है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो एक स्वस्थ जीवन शैली से जो है व्यक्ति की पुष्टि के स्तर में बढ़ोतरी होती है। इसकी प्राप्ति के पश्चात जो है व्यक्ति की अधिक आत्मविश्वास और सचेत होती है। तनाव हो गया आपको, तो अगर आप स्वस्थ है तो तनाव से लड़ने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। ये आपका आ जाएगा स्वस्थ जीवन शैली के व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक शक्ति में वृद्धि होती है और तनाव का मुकाबला करने में सहायक है। यहाँ पे देखिए अगला हम इसी को इंग्लिश मीडियम में डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ क्या-क्या है। तो आपका प्रोलॉन्ग्ड इंक्रीज इन एज हो जाएगा, आपका इंक्रीज इन एनर्जी लेवल हो जाएगा, ठीक है। हेल्थली लाइफस्टाइल हो जाएगा इसमें। चौथा हो जाएगा इंक्रीज इन द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, इंक्रीज इन सेल्फ हेल्थली लाइफस्टाइल। तो ये आपके पॉइंट हो जाएंगे। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। मैंने आपको हिंदी में बता ही दिया। आगे देखिए विकास के विभिन्न पड़ाव में जो है विकासात्मक विशेषताओं का वर्णन। जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, विकास के कई स्तर होते हैं, जिसमें सबसे पहली अवस्था है शैशव अवस्था, ठीक है। यहाँ पे शैशवा अवस्था जिसे शिशु अवस्था 1 से लेकर या जन्म से लेकर जो 5 वर्ष तक रहता है। इसके अंदर देखेंगे तो शारीरिक वृद्धि, आकार और वजन में तेजी होती है। अगर शारीरिक विकास की बात करें, बौद्धिक विकास में तो शैशव अवस्था या काल में बच्चा सिर्फ उन्हीं वस्तुओं में रुचि रखता है जो उसकी भूख व भोजन की तकलीफ आवश्यकता को पूरा करती है। 2 से 3 वर्ष की आयु में छोटे-छोटे वाक्य बोलना सीखता है और 5 वर्ष की आयु में सोचना शुरू कर देता है। वह खेलने में गहरी रुचि लेता है। बौद्धिक विकास के बारे में बात करें तो इस काल में नए अनुभव और लागू किए जाते हैं और मानसिक अनुभव का विस्तार होता है। भावनात्मक विकास देखिए तो इस अवस्था में बच्चे का भावनात्मक व्यवहार जो है स्थिर हो जाता है और नियंत्रण में रहता है। सामाजिक विकास इस अवस्था में बच्चा क्या ऐसे गेम खेलता है जो टीम वाला हो, ठीक है, समूह बनाकर। तो ये हो जाएगा शिशु अवस्था के बारे में, जन्म से लेकर 5 वर्ष। फिर 12 वर्ष से लेकर जो है 18 वर्ष की आयु तक रहता है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में जो हो रहता है शारीरिक विकास देखिए तो लड़के और लड़कियां जो है उनका भौतिक जो विशेषताएं होती है वो परिपक्व हो जाती है। बौद्धिक विकास में देखें तो इस अवस्था में मानसिक स्तर का भी विकास होता है और बच्चा चीजों को बारीकी से धीरे-धीरे जो है निरीक्षण करने लगता है और चर्चा करने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी डिस्कशन। भावनात्मक विकास भावनाओं पर काबू पाना इस समय जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, जो 12 वर्ष की 18 वर्ष की आयु तक रहते हैं। सामाजिक विकास देखिए किशोर अपने आसपास की दुनिया में अधिक रुचि लेता है। तो ये हो जाएगा आपका किशोर अवस्था के बारे में। और वयस्क अवस्था रहता है 18 साल और उससे आगे के बारे में। तो शारीरिक विकास इस अवस्था में मांसपेशियां परिपक्व हो जाती है और उनकी शक्ति में सुधार आता है। बौद्धिक विकास देखिए तो दिमाग पूरी तरह से जो है परिपक्व हो जाता है। भावनात्मक विकास देखें तो इस अवस्था में भावना पर बहुत अधिक जो है नियंत्रण होता है। और सामाजिक विकास देखें तो वयस्क समाज के क्रियाशील जो है सदस्य बन जाते हैं, यानी क्रियाशील का मतलब है काम करने वाले सदस्य। तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगी आपके जो है विकास के विभिन्न पड़ाव में जो विकासात्मक जो भी प्रक्रिया रहती है उसके बारे में। इंग्लिश मीडियम में देखना है आपको डिस्क्राइब द डेवलपमेंट फीचर्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपका लिखा है फ्रॉम बर्थ टू 5 ईयर, ठीक है। इन्फेंसी के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया, इनका फिजिकल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया, इंटेलेक्चुअल दो बार हो गया डेवलपमेंट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। तो ये इनके पॉइंट है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसे। दूसरा आपका आता है एडोलेंसेस। यहाँ पे 12 से आपका 18 वर्ष की आयु तक रहता है। इसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल एंड सोशल ये आता है।
फिर अडल्टहुड आता है जो कि 18 इयर्स और उसके बियॉन्ड रहता है। फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल एंड सोशल, यहाँ पे सबका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो ये था आपका पूरा का पूरा जो है हमने वन शॉट किया। इसके अंदर आपके 5 नंबर के क्वेश्चन ऐसे मैंने ज्यादा लिए हैं जो ज्यादा पॉइंट निकाल सके, वो आपके 3 नंबर में भी आ जाए तो आप इसे कर पाओ। ठीक है, ओलंपिक के बारे में एक चीज आप कर लेना जरूर, ओलंपिक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है। मैंने ओलंपिक के यहाँ पे ओआईसी के कार्य लिए है, बाकी उसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है थोड़ा, उसके बारे में क्वेश्चंस जो है पूछा जा सकता है। तो ये था आज का वीडियो वन शॉट वाला। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।